ये भी एक हिस्ट्री है कि जितने रियल एस्टेट वाले हैं वो या तो वो रियल एस्टेट स्टार्ट करने से पहले रेस्टोरेंट चलाते हैं या कामयाब होने के बाद भी रेस्टोरेंट चलाते हैं। सेल जो है ना वो मेरे रगों में बहती है, मतलब उसके अंदर जो मिलावट है ना, जो मेरी जो नसों में मिलावट है वो सेल्स की मिलावट है। एक रेडी से ही स्टार्ट किया था, वहां पर हम दो भाई थे। आज छोटा भाई मेरा रियल एस्टेट में आल्सो डूइंग वंडर्स इन रियल एस्टेट। ओके, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो वहीं से हमने स्टार्ट किया, तो बेचा करते थे। और अगर एक्चुअल में आप जो मेरे लोग हैं जो जानते हैं वो जुड़े हैं, पता होगा उनको, अगर हमारे पास लास्ट में पनीर टिक्का बचा था ना, तो अगर वो दाल मखनी लेने आता ना तो उनको मैं तब भी पनीर टिक्का ही भेज देता था। थोड़ा स्पेशल आज पनीर टिक्का। हाय गाइस, दिस इज राजन द डील मेकर और आज मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट लेके आया हूँ। आपने इनको इंटरनेट पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर देखा होगा। ही बिलोंग्स टू फरीदाबाद और फरीदाबाद की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो आज सोशल मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है कि एक आदमी अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आ रहा है और अपना रियल एस्टेट बेचने के लिए सोशल मीडिया को यूज कर रहा है। नॉट ओनली बेचने के लिए, आई थिंक जो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट रिलेटेड, आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आपका ड्रीम होम रिलेटेड, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ कुछ लोगों ने ही एक बीड़ा उठाया है कि वो इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन आप सब लोगों तक पहुंचाई जाए। तो मेरे साथ आज है मिस्टर विनी कक्कड़ फरीदाबाद से। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड क्योंकि काफी हद तक मेरे टाइप की पर्सनैलिटी है, लाउड है। रियल एस्टेट, जैसे कि सब जानते हैं कि रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एक लाउड इंडस्ट्री है। जब तक आप ढोल नहीं बजाओगे तब तक रियल एस्टेट बिकता नहीं। विनी, वेलकम टू रियल एस्टेट की बीकेसी। थैंक यू राजन सर, थैंक यू आपने बुलाने के लिए और इतना आपने मान बख्शा कि मैं और आप आज बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैंने कभी ना जीवन में भी नहीं सोचा था कि मैं पॉडकास्ट करने बैठूंगा और आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ बैठा। तो मुझे रात से ही सोच रहा था, मैंने कहा यार राजन सर के साथ बैठ के ना बातें करनी है। यस, वो बातें करनी है जो लोग नहीं जानते रियल एस्टेट के बारे में। और सर रॉ बात करेंगे आज, जो भी बात करेंगे लोगों को लगना चाहिए कि आज हम जो बात कर रहे हैं एक्चुअल में रियल एस्टेट कैसा है, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो हम बात करेंगे रियल एस्टेट, जैसे मैंने आपके बारे में बताया और फरीदाबाद के बारे में बताया। तो आज का सेशन हम इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि हम रियल एस्टेट के बारे में जो बात करेंगे वो सिर्फ इन्वेस्टर्स या बायर्स तक रिलेटेड ना हो। मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब मैंने ये कंपनी बनाई थी कि जो रियल एस्टेट का जो बेचने वाला है, द सेल्स पर्सन, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंस होता है। अब वो, क्योंकि जैसे अभी हम ऑफ द कैमरा थे तो आपने एक बात बोली, बड़ी प्यारी बात थी वो कि रियल एस्टेट में 365 दिन होते हैं, मतलब 365 गेंदें होती हैं। जो इस पे टिका रहेगा, जो टुक 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 करके एक एक रन लेता रहेगा, उसे साल भर में 20 बॉलें ऐसी मिलेंगी कि वो चौका छक्का जरूर मारेगा और 2 4 5 उसको फ्री हिट भी मिलेंगे, वो उसके भी मजे पूरे लेगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं भी यही बोलता हूँ कि जो रियल एस्टेट है वो बिल्कुल क्रिकेट के मैच की तरह है, आपको क्रीज पे टिक के रहना है। ये मैं सेल्स के लोगों के लिए बोलता हूँ। तो विनी जी, थोड़ा सा आप अगर अपने बारे में और मेरे को बताएं कि आपने रियल एस्टेट कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, कोई ऐसा सिनेरियो बताओ कि जो रियल एस्टेट में आपको ऑलवेज रिमेम्बर होने वाली सिचुएशन हो, या हम आज जिस सिचुएशन पर पहुंच गए हैं, एनीथिंग दैट यू थिंक अबाउट। देखो, मेरा जो रियल नेम है वो विनोद कुमार कक्कड़ है, बट मुझे विन्नी के नाम से रियल एस्टेट में जानते हैं। और मैंने जो अपने जीवन की शुरुआत करी थी ना वो सेल से ही की है। मतलब जो कहते हैं सेल जो है ना वो मेरे रगों में बहती है, मतलब उसके अंदर जो मिलावट है ना, जो मेरी जो नसों में मिलावट है वो सेल्स की मिलावट है। तो मैं किसी चीज से भी दूर रह सकता हूँ, बट मैं सेल से दूर नहीं रह सकता। और सेल्स करने के लिए ना मेरे को, मतलब मेरी 4-5 बजे सुबह नींद खुलती है और मुझे लगता है कि यार बिन्नी करना क्या है आज क्या बेचना है। और जो भी बेचना है वो ऐसा बेचना है कि बंदा कुछ टाइम बाद आपको बोले यार बिन्नी मजा आ गया यार, तूने मुझे बेचा। वो वैल्यू देनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप बेचते हो, बेचना बहुत आसान है, उस बेचने के साथ क्लाइंट को रिटेन करना, और वो जब आपको दोबारा मिले ना, आपकी आंखें उससे वैसी मिलनी चाहिए जो फर्स्ट टाइम में मिले थे, उसी को सेल्स बोलते हैं। मेरा वो मानना है। एब्सोल्युटली, आपकी एक्साइटमेंट से ही पता लग रहा है कि आप सेल्स के लिए कितना उसको कितने रिस्पेक्ट देते हो। बिल्कुल, वो तो आपकी एक्साइटमेंट से ही पता लग रहा है। बट सेल्स में पहले क्या बेचते थे आप? सबसे पहले मैंने जब अपनी शुरुआत करी थी
2009 के अंदर मैंने शुरुआत करी थी। मैं क्लब महिंद्रा में था। ओके। और कंट्री क्लब महिंद्रा नोएडा से मेरी शुरुआत हुई थी। एक वेव मॉल है, वहां पर ही मैं बाइक पे आया करता था। और मेरी उस टाइम जॉब नोएडा का पहला मॉल है। नोएडा का पहला मॉल है। तो उसी अट्टा मार्केट में घुमा करता था मैं कि मुझे भाई कुछ मिल जाए। तो सेल मुझे एक्चुअल में जो सिखाई है ना, वो उसी जो कंपनी ने उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि टुडे पे माल कैसे बेचा जाता है, आज क्लाइंट को आज आप कैसे बेच सकते हो। क्लाइंट को ये नहीं पता होना चाहिए उसको आप माल बेच रहे हो, उसको आप माल बेच जाओ और बोले बिन्नी यार मुझे बेच गया है। हाँ। और उसके साथ आपका रिलेशन, ये छोटी सी थिन लाइन होती है सेल करने में या ना करने में। वो एक लाइन जिसको समझ आ गई ना, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। वो धीरे धीरे ही आएगी आपको, क्योंकि हमारी सेल में प्रोडक्ट समझाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ। आपकी जीवन में उस प्रोडक्ट ने वैल्यू क्या दे रखी है, आप उससे कितना मोटिवेटेड हो, आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है उस प्रोडक्ट को लेकर। वो आपकी आंखें, आपका काम जो आप बोलते हो क्लाइंट के सामने, वही सेल्स करवाता है। और जब आप बोलते हो ना सर ये प्रोडक्ट आपके लिए बना हुआ है, मैं आपको ये देना चाहता हूँ, और उसके साथ आपको नो बोलने भी आने चाहिए, नहीं सर इस सेल में मैं ये नहीं कर सकता, तो वो चीज आपकी सेल होती है। फेयर रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि उस फेयर रहने से आई थिंक एक रिलेशनशिप बनता है। बिल्कुल। जो आप अगर पहली बार कोई सेल करते हो तो वो एक सेल होती है, लेकिन उस सेल के बाद आपका एक रिलेशनशिप डेवलप होता है उस आदमी के साथ, और वो फिर लाइफ लॉन्ग चलता है। वो रिलेशनशिप ही है जो आपको रिपीट बिजनेस ला के देता है। तो क्लब महिंद्रा कितना टाइम आपने क्या? मैंने सर 2-3 साल क्लब महिंद्रा में किया है। जब मैं शुरुआत मैंने करी थी तो करीब मेरी 5-5.5 हजार रुपए की नौकरी थी। तो मैं सुबह, उसमें छुट्टी नहीं मिलती थी। वो तपस्या है, अगर आप उसको टाइम शेयर बोलते हैं, उसी से ही मैंने काम सीखा है। उसी से ही क्लाइंट को ये बताना सीखा कि भाई एक्चुअल में सेल्स के लिए एक पिच होती है, एक गेम प्लान होता है। तो वहीं से ही मैंने सीखा है। तो 2-3 साल मैंने वहां काम किया। सुबह 11 बजे हम आते थे, रात को 11 बजे छूटते थे। छुट्टी नहीं होती थी, राखी वाले दिन भी आना है, 15 अगस्त को भी आना है, दिवाली पे भी आना है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन क्लाइंट तो क्लाइंट होते थे उस टाइम। तो वहीं से मैंने शुरुआत करी है। और आज जो अंदर बना है ना, जो भी बिन्नी कक्कड़ आज बना है, तो वो क्लब महिंद्रा का बहुत बड़ा योगदान है उसके अंदर। वो ट्रेनिंग आपको उस पीरियड, वो ट्रेनिंग। तो उसके बाद वहां से कहाँ ट्रांजिशन हुआ आपका, कहाँ गए? वहां से क्लब महिंद्रा छोड़ के मैं एक कंपनी और ज्वाइन करी थी, वो भी टाइम शेयर की कंपनी थी, जिसको बोलते हैं कि कंट्री क्लब की। मैंने वो छोड़ी। फिर उसके बाद अंदर का ना कीड़ा जाग गया कि जो काम करना है वो अपने लिए खुद काम करना है। तो फिर 2-3 साल मैंने वहां काम करा। फिर मैंने सैनिक कॉलोनी के अंदर एक रेस्टोरेंट चलाया। अच्छा। तो 4-5-6 साल। ये भी एक हिस्ट्री है कि जितने रियल एस्टेट वाले हैं वो या तो वो रियल एस्टेट स्टार्ट करने से पहले रेस्टोरेंट चलाते हैं या कामयाब होने के बाद भी रेस्टोरेंट चलाते हैं। ये तो रेस्टोरेंट और गाड़ी की सेल्स, ये रियल एस्टेट वालों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो वहां पर हमने बहुत अच्छा नाम कमाया। मतलब वो भी एक तपस्या ही थी सर। तो मैंने जो शुरुआत करी थी हॉकर से स्टार्ट किया था, वहां पर एक रेडी से ही स्टार्ट किया था। वहां पर हम 2 भाई थे। आज छोटा भाई मेरा रियल एस्टेट में ऑल्सो डूइंग वंडर्स इन रियल एस्टेट। वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो वहीं से हमने स्टार्ट किया। तो बेचा करते थे। और अगर एक्चुअल में जो मेरे लोग हैं जो जानते हैं, वो जुड़े हैं, पता होगा उनको, अगर हमारे पास लास्ट में पनीर टिक्का भी बचा था ना, तो अगर वो दाल मखनी लेने आता ना, तो उनको मैं तब भी पनीर टिक्का ही भेज देता था, थोड़ा स्पेशल आज ये पनीर टिक्का आपके लिए। तो वो सेल वाली जो चीज थी ना, वो रगों में उस टाइम से ही थी। तो वहां से ही मैं रेस्टोरेंट। फिर रियल एस्टेट कैसे, कहाँ से रेस्टोरेंट, कहाँ टाइम शेयर, रियल एस्टेट कहाँ से आ गया जीवन में? सर रियल एस्टेट ऐसे आया कि कुछ टाइम बाद जब जोमेटो वगैरह आ गए थे, तो रेस्टोरेंट का जो काम था बहुत बढ़ गया था। अदरवाइज एक टाइम पे हमारी मोनोपोली होती थी, हम बेचते। उसके बाद लोगों पे ऑप्शन बहुत आने लगे। धीरे-धीरे काम जो है वो खराब होता रहा। फिर मुझे ऐसे लगा कि जीवन के मैंने 12-13 साल जो है वो दुकानदारी में निकाल दिए। मैं क्या कर सकता था, बट एक्चुअल में मैं क्या करूं, क्योंकि आपको ना वो बंधा हुआ रहना पड़ता है। हाँ। और मेरे को जो जीवन जीने का मजा आता है वो मस्टैंग घोड़े की तरह जीना आता है। अड़ियल घोड़े जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर नकेल नहीं करती है, मुझे वैसे ही जो बागी होते हैं बिल्कुल, मेरे को वो जीवन जीने में थोड़ा मजा आता है कि मुझे निकलने का मन होना तो मैं निकल सकूं वहां से। तो एक दिन बस एक दोस्त है मेरा गौरव बांगा, तो उसने मुझे एक दिन बुलाया कि बिन्नी भैया, मैंने उसको बोला कि यार हम ना यूट्यूब पे वीडियो शुरू करते हैं बनानी। उससे पहले मैंने एक कोरोना के टाइम पे एक फूड राही का चैनल बनाया था, फूड चैनल 1 महीना चलाया था शौक के लिए। उसपे 6-7 लाख सब्सक्राइबर मेरे आ गए थे, तो अच्छा चल रहा था। बट वो ना मुझे किक नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरा वो काम करने का मैं करता नहीं। तो एक दिन मुझे मिला, बिन्नी भैया
यार आपके साथ ना आपको एक चीज बतानी है। क्या कह रहे बिन्नी भैया रियल एस्टेट करेंगे। मैंने कहा यार भाई मैं नहीं कर। कह रहा बिन्नी भैया आपने जीवन के 6 महीने मेरे को देने हैं। अच्छा, आप 6 महीने मुझे जीवन के दो, अगर आपको ये समझ नहीं आया ना तो आप इसको छोड़ दो। तो वही 6 महीने वो मेरा हाथ पकड़ के लाया सर। आज भी उस चीज को मैं मानता हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा कि बिन्नी भैया 6 महीने मुझे आपको, उसको मैंने 6 महीने दिए और 6 महीने में वो 6 महीने कब 6 साल में बदल के आपको ही नहीं पता था। वही चीज। तो कहाँ से बेचना शुरू किया आपने, किस एरिया से? क्योंकि आई थिंक फरीदाबाद 2-3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो ओल्ड फरीदाबाद है, एक न्यू फरीदाबाद है और एक इधर सैनिक कॉलोनी है। ये 3 साइड्स हैं फरीदाबाद। तो किस तरफ से स्टार्ट किया? मैं सर रहने वाला सैनिक कॉलोनी NIT का हूँ वैसे। और अभी जो जितना भी नया काम हो रहा है वो सारा का सारा ग्रेटर फरीदाबाद हो रहा है। तो नहर पार बोलते हैं न्यू फरीदाबाद, जिसको न्यू फरीदाबाद या ग्रेटर फरीदाबाद। और उससे पहले मैंने जाके भी नहीं देखा था कि नहर पार एक्चुअल में होता कैसे है। वहां रहने के बावजूद भी कभी नहीं गया? इतना नहीं गया था, 1-2 बार कभी गया हूँ तो गया हूँ। तो जब मैं वहां गया उसने बुलाया मुझे तो मैंने दुनिया देखी। मैंने कहा यार ये तो नाक के नीचे थे नया शहर बनकर और हमें पता नहीं लगा। कभी कभी होता है कि आपके घर के पास को 10-15 किलोमीटर पर कोई ऐसी चीज है जो आपने देखी नहीं, पर कुछ टाइम बाद जब जाके देखते हो तो आपको लगता है कि यार एक्चुअल में ये भी है। और मैं बड़ा रियल एस्टेट को लेकर शुरू से मेरे को था गया मैं बेचना चाहता हूँ, पर उसने मुझे मौका दिया, वहां बेचना शुरू करा। हम ग्रेटर फरीदाबाद करते हैं वैसे। ग्रेटर फरीदाबाद नहीं, ग्रेटर फरीदाबाद ये 80s वाले जो सेक्टर हाँ, में 80, 81, 83 बिल्कुल इन सबको ग्रेटर फरीदाबाद। तो आपने वहीं से स्टार्ट किया? वहां से स्टार्ट किया और बांगा के साथ एक सन्नी भैया है, बेटरॉन मेरी कंपनी है। तो उन्होंने भी मुझे बिल्कुल भाई की तरह, जैसे अपना छोटा भाई आपके साथ जब जुड़ेगा, जब कोई हाथ रखता है ना कि यार मैं तेरे ऊपर हाथ रखता हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर वैसे ही हाथ रखा। और बस उससे तब से शुरू करा। उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं किसी चीज करने के लिए, जो भी मैं करना चाहता हूँ। मैं बोला तेरे को मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है बिन्नी तुम्हें क्या करना, तो मुझे पता तुम्हें कुछ करना है। बस वही है सर, क्योंकि जज्बा था अंदर कुछ करने का। तो क्या बेचते हो आप वहाँ, मतलब उस एरिया में बेसिकली फॉर सेल क्या चीज है? फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, या कोठियां हैं, या प्लॉट्स हैं, क्या है उस एरिया? वहाँ पर जो ग्रेटर फरीदाबाद में ना सारी चीजें मिल जाती हैं। कमर्शियल भी है वहाँ पर, प्लॉटिंग भी है, रेजिडेंशियल भी है, हाई राइज भी है, अपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, या बिल्डर फ्लोर भी बेचते हैं, वो भी है। कुछ 2021 के मास्टर प्लान है जो कि अभी डेवलप हो चुके हैं, और कुछ 2031 के प्लान हैं जो आने वाले, जो डेवलपिंग एरियाज हैं जहाँ पर जिन लोगों का बजट कम होता है वहां पर उनको प्लॉट ही चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो प्लॉट लेते हैं। तो ये सब सेक्टर्स में हम काम करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर हम देखते हैं दिल्ली NCR में, जैसे पर्टिकुलरली हम जो डिस्कशन हमारी चल रही है और लोगों से, अब जैसे गुड़गांव का प्राइस बहुत ऊपर चला गया। गुड़गांव एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर या एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ यूजर की तो लिमिट से ही बाहर हो चुका है। तो और नोएडा भी इज आल्सो कैचिंग अप। तो फरीदाबाद को आप कहाँ देखते हो अगले 2-4-5 साल में, कहाँ पहुंच जाएगा फरीदाबाद? मैं सर मैं लास्ट 2 साल पहले की बात करता हूँ, क्योंकि गुड़गांव में भी अगर आपका 1.5-2 करोड़ का बजट है तो बहुत सारे डीलर आपको एंटरटेन नहीं करते। गुड़गांव और नोएडा की बात करता हूँ, वहां भी एंटरटेन नहीं करते 1 करोड़ 2 करोड़ वालों को। दिल्ली में जगह ही नहीं बची है कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। बात आती है फरीदाबाद की। फरीदाबाद में आज की डेट में जिनका बजट 70 लाख रुपए का, जो को जमीन चाहिए वो इन्वेस्टर भी आ जाता है, या जिनको प्लॉट चाहिए, जो बेचारों का 2 करोड़ का बजट है, चाहते हैं 2 करोड़ रुपए सर जीवन में कमाने के लिए ना, 2 करोड़ रुपए लोगों की जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन। 2 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं होते। और उनको जब जाके गुड़गांव में जाके बोलते हैं 2 करोड़ में हम आपको ये चीज दे देंगे और मतलब की चीज नहीं मिलती, तो उनका जो रुझान हो जाता है वो फरीदाबाद में 1.5-2 करोड़ में आप बहुत अच्छी लोकेशन पे अच्छी चीजें आप ले सकते हैं। और आने वाले टाइम पे, अभी की बात करता हूँ, कनेक्टिविटी बहुत सॉलिड हो रही है। मेन जो मैटर है किसी भी शहर का वो उसकी कनेक्टिविटी है। तो फरीदाबाद की कनेक्टिविटी क्या हो रही है, या आने वाले फ्यूचर में क्या हो जाएगी फरीदाबाद की? अभी कनेक्टिविटी देखो तो जेवर एयरपोर्ट है जो बन रहा है, बिल्कुल आपके यहाँ से नोएडा से जेवर एयरपोर्ट जाने में 30 मिनट या 40 मिनट लगेंगे। जहां हम बैठे हैं यहाँ से करीबन 30-35 मिनट है। हमारे फरीदाबाद से 20 से 22 मिनट लगेंगे पहुंचने के। ओके, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, सराय काले खां से कनेक्टिविटी आ रही, क्योंकि जो दिल्ली और मुंबई वडोदरा हाईवे बन रहा है वो जस्ट ग्रेटर फरीदाबाद के बाहर से ही निकल रहा है। 6 एग्जिट पॉइंट्स है वहां पर, जो पहले ही गुड़गांव सॉरी दिल्ली के बाद जो सबसे पहला शहर लगेगा जो आने के लिए, वो लगेगा फरीदाबाद। तो अभी लोग क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको लगता है यार मैं आश्रम पे खड़ा होकर फरीदाबाद पहुंचूंगा
तो मुझे 40-45 मिनट लगेंगे, मेरे जीवन के 1.5 घंटे आने जाने में खत्म हो गए। पर जब वो सराय काले खान से रोड बन जाएगी तो आप 8 मिनट के अंदर फरीदाबाद पहुंच जाओगे। और फरीदाबाद में 6 एग्जिट पॉइंट्स हैं उस तरफ के। हाँ, ओके। तो ये तो हो गई फरीदाबाद के बारे में। अभी जैसे हमने जब स्टार्ट किया था या यहाँ जो माहौल बना हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 साल पहले जब आपने रियल एस्टेट स्टार्ट किया था, 6 साल हो गए आपको, तो 6 साल पहले रियल एस्टेट में आपने ये माइक, ये कैमरे, ये नहीं देखे थे। मैंने 24 साल पहले अपना जीवन रियल एस्टेट में स्टार्ट किया था। अच्छा, हर एपिसोड में मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। 7-8 हजार से ऊपर ट्रांजेक्शन, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन जो मेरे हाथ से निकली है वो कर चुका हूँ। 2-3 देशों में कर चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया में बेच चुका हूँ, दुबई में बेच चुका हूँ, इंडिया में तो बेचता ही। लेकिन मेरे लिए ये अपने आप में एक नया वो था कि अब जो रियल एस्टेट की बात होगी या रियल एस्टेट बेचा जाएगा वो कैमरे के सामने बैठ के बेचा जाएगा। वरना मैंने जब रियल एस्टेट स्टार्ट किया था 24 साल पहले, तो हार्डली मोबाइल फोन यूज होते थे। मोबाइल फोन भी उतने यूसेज में नहीं थे। तो उस टाइम तो रेफरेंस थी कि अगर बिनी को राजन जानता है तो बिनी राजन को बोलेगा कि मेरे को कोई चीज खरीदनी है, अपना एरिया बताएगा, और राजन किसी को बोलेगा, वहां से कोई चीज ढूंढ के लाएगा और वो बिनी के सामने पेश कर देगा। बड़ा छोटा सा नेटवर्क था, एक आदमी 2 आदमियों को बोलता था, चौथे के साथ जाके बात होती थी, 5वें तक तो डील खत्म हो गए। मतलब आदमी अपने घर जाके कमीशन खा के बैठ जाता। अब बात आ गई है लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों में, कि जब तक करोड़ों लोगों को आप अपने बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, सेक्टर के बारे में, जिस एरिया में आप काम करते हो उसकी नॉलेज के बारे में, ये टेक्नोलॉजी का जो चेंज आया है इसको आपने बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया है। और आप क्या क्या कर रहे हो इस टेक्नोलॉजी के चेंज में लोगों तक करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। व्हाट इज बिन्नी का मोटो? सर, मैं शुरू से ना कैमरे के सामने बड़ा झिझकता था सर। मैंने शुरू लगता नहीं है। नहीं, मैं ऐसे ही था सर। जैसे नवजोत सिद्धू जी हैं, जब वो क्रिकेट खेला करते थे तब कुछ बोलते नहीं थे, आज वो चुप नहीं रहता। ऐसा ही है। तो अभी जब मैंने शुरू में वीडियो हमने सोचा था, तो मैं हमेशा तो कैमरे के पीछे खड़ा होकर ही बोला करता था कि अच्छा, फेसलेस वीडियो बोलते हैं। नहीं, कोई और बना रहा था उसको मैं गाइड करता था, तू ऐसे बोल ऐसे। अच्छा, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, बट एक दिन बस खड़ा हुआ ऐसे, मैंने कहा चलो आज खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। और उस दिन से बनानी शुरू करी वीडियो। आपके अंदर जब प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस होता है ना सर, आपको जब नॉलेज होती है, आपको जब कॉन्फिडेंस होता है, आप जब सीधी बात करते हो, सीधी बात, नो बकवास, जब तक आप रियल एस्टेट में नहीं करोगे। दुनिया आजकल बहुत समझदार है। आधे डीलर बैठे हैं, क्लाइंट आजकल क्लाइंट नहीं है, दे आर हाफ डीलर्स। वो आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं प्रोडक्ट की। उनको ये भी पता होगा कि स्क्वायर फीट, आप शायद स्क्वायर फीट 2-3 इंच कम बता दोगे, पर क्लाइंट को पूरा पता होगा, उसको पेपर वर्क सारा पता होगा, आपको शायद ना पता हो। तो इसलिए आपको नॉलेज ऐसी रखनी पड़ेगी जो लोगों के पास नहीं है। दूसरी बात है, आपने जब तक उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स नहीं देखे होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जब आप बेचते हो, हिस्ट्री देखते हो कि भाई मेरे बिल्डर की हिस्ट्री क्या है, उसने पिछले 5-7 साल में क्या काम किया है, आपने जिसको प्रोडक्ट बेचा है उसने उससे क्या बेनिफिट उठाए हैं, क्या मेरे को रिपीट आया है तुम्हारा। सर, हलवाई के बाद दोबारा बंदा वही जाएगा जिसको खाना उसको पसंद आया। जिसको खाना पसंद नहीं आएगा वो नहीं आएगा। अब आपने बोला था कि भाई मैं 25 साल पहले जब रियल एस्टेट बेचता था तो उस टाइम मेरे पास रेफरेंस के क्लाइंट आते थे। रेफरेंस के क्लाइंट 2 ही लोगों के पास जाते हैं, एक बेटे की शादी जब करनी होती है और जब एक रियल एस्टेट वाले होते हैं। बेटे की शादी में भी कोई रिस्क नहीं ले सकता, वो गुप्ता हलवाई को ही देगा या वो महेश्वरी को ही देगा कि वहां का बेस्ट हलवाई है, भले वो 200 रुपए महंगे प्लेट चले, पर दूंगा मैं उसी को, क्योंकि मैं इज्जत का सवाल है और यहाँ पर आपके जीवन की पूंजी का सवाल है। तो आप उसी के बाद जाओगे जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा, जिसके पास नॉलेज होगी, जिसको ये पता होगा कि भाई ये मेरे इस बंदे के हाथ में पैसे दिए, मेरे पैसे इसके लिए जरूरी कागज के टुकड़े हैं। यस, आपके पैसे नहीं है। जब तक आपका पैसे जरूरी कागज के टुकड़े नहीं होंगे ना, तब तक आप माल नहीं बेच सकते। और हमारी लाइन में उनके लिए इतना सा कमीशन भी जब वो देते हैं ना, खुश होके मिठाई के काजू कतली के डब्बे के साथ, इतना सा कमीशन भी इतना बड़ा होता है सर। बिल्कुल, वही खुशी है। और जब दोबारा कॉल आता है, बिन्नी भाई कैसे हो, ठीक हो यार, मैं ये भेज रहा हूँ आपके पास, भाई मेरे छोटे भाई हैं, इनको बढ़िया वाला डील दे देना, तो सर मजा आ जाता है। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्लाइंट इज इम्पोर्टेंट, वैल्यू इज इम्पोर्टेंट, उनका गले लगाना इम्पोर्टेंट है, उसी में ही आप पैसे कमा लोगे, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, क्योंकि फिर पैसे आते रहते हैं। आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं।
ये तो फैक्ट है। जब वो एक सीक्वेंस आपकी बन जाती है और आप उस सीक्वेंस को इस्तेमाल कर लेते हो उस तरीके से जिस तरीके से वो चाह रहे हैं, बिल्कुल, अगर उन्होंने कर दिया तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो तो आपका चलता रहेगा। अरे सर, आप ये मानो बेचारे जिनका 1 लाख रुपए की सैलरी है या जिनकी 50-60 हजार की सैलरी है, पूरे जीवन भर पैसे जोड़े, उन्होंने अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेची, एक प्रॉपर्टी बेची, 3 भाइयों को बंटवारा हुआ, 2 करोड़ में 70 लाख बेचारे के हाथ में है, 30-40 लाख उसने जेब से डाले जो जोड़ा हुआ था, उसके बाद एक वो प्रॉपर्टी लेता, अगर उस प्रॉपर्टी में खोट निकल गया तो आप तो पैसे कमा लो, मुंह कहाँ जाके दिखाओगे? जो आप ये खोट वाली बात कह रहे हो, आज की तारीख में रियल एस्टेट में काफी कुछ क्लियर हो गया है, रेरा आ गया, और जैसे आपने बोला कि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, क्लाइंट्स को बहुत कुछ पता है। तो जैसे जो ग्रेटर फरीदाबाद एरिया है जहां पर सेक्टर्स हैं, वहां तो मोस्टली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट अगर आप कोई गांव के अंदर जमीन लेते हो तो ही ये प्रॉब्लम आती है। जो एरियाज आप बेचते हो उन एरियाज में ऐसा कुछ है कि जिस इंफॉर्मेशन के पीछे आप काम करते हो और क्लाइंट जो है, क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि रजिस्ट्री किसको कहते हैं, स्टैम्प पेपर कितने लगेंगे, ये तो कई बार ऐसा होता है। हम कहते हैं कि क्लाइंट्स को सब कुछ पता है, ये आप भी मान रहे हो, मैं भी मान रहा हूँ, बट कुछ लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता और वो अपना हार्ड अर्न्ड मनी लगा रहे होते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, और वो आप पे 100% ट्रस्ट कर रहे होते हैं। उनके पास कोई और चारा नहीं होता सिवाय आप पे ट्रस्ट करने के लिए। तो आपने कुछ सिस्टम बनाया हुआ है कि आप ये इंफॉर्मेशन उनको बिफोर हैंड किस तरीके से प्रोवाइड करते हो, और अब तो आप वो इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल चैनल पे भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो? जैसे सर, कोई 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप प्लॉट बेचते हो, प्लॉट के अंदर कोई जीएसटी इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, आपने सीधी डील कराई, सीधा प्लॉट में फ्रेश की बात करूं, मैं रीसेल की बात नहीं कर रहा, फ्रेश की बात करूं, राइट? फ्रेश में आपने एक प्लॉट बेचा, सपोज करो 40,000 रुपए गज का प्लॉट है, आपने डील कराई, ठीक है, 40,000 रुपए गज के बाद भी ईडीसी आईडीसी लगता है, जो 2.5 से 3,000 रुपए 4,000 रुपए होते हैं। ईडीसी और आईडीसी, इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस, एक्सटर्नल चार्जेस, रोड बनती है, सारी चीजें, उसके लिए कंपनी आपसे पैसे लेती है, राइट? वो नहीं पता लगती है लोगों को लगता है कि भाई 40,000 रुपए का रेट है। डीलर क्या बोलता है, अरे बाबूजी मैं माल बेच रहा हूँ आपको, आप ना ये बड़ा तगड़ा प्रोडक्ट आया हुआ, पैसे लगाओ उसके ऊपर। उसने 5 या 10% का ईएमआई भरवाया, पार्टी ने तक करके दे दिया, डीलर को पता भाई 10% पार्टी ने पेमेंट दिया, बाकी की पेमेंट भी आएगी। क्यों? वो देना ही पड़ेगा उसको, अदरवाइज 10% का टोकन खत्म है उसका। जब उसको बाद में पता लगता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ईडीसी आईडीसी भी लगती है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। चलो ये तो प्लॉटिंग की बात हुई। इसके बाद हम आते हैं कमर्शियल बेचते हैं जी, या हम कोई फ्लैट बेचते हैं, उसके अंदर भी ईडीसी आईडीसी होती है, उसके अंदर भी मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं जो कि नहीं पता होता, उसके अंदर भी जीएसटी होती है जो अलग से पे करनी होती है। उसमें ये नहीं पता एक पार्किंग है कि 2 पार्किंग है। पार्किंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मसला है आज की डेट में। एक पार्किंग लेने के बाद जब दूसरी पार्किंग आप लेते हो, अगर आप सर 1.5 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो ना, तो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं मैक्सिमम केसेस। करेक्ट नहीं सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसमें क्या हुआ, अब वाइफ वर्किंग होती है तो मैक्सिमम केसेस ये होते हैं कि गाड़ी दो होती है, आपको पार्किंग मिली एक, जब आपने फ्लैट ली, जब आप दूसरी पार्किंग के लिए जाओगे तो बिल्डर आपको टक करके बोलता है भाई 5-6 फीट एक्स्ट्रा लगेंगे आपको। तो उस टाइम क्या बोलता है, उस टाइम डीलर क्या बोलता है, यार सर आपको लेनी पड़ेगी। आप पहले से क्लियर करो कि सर एक पार्किंग दे रहे हैं, दूसरी आपको लेनी पड़ेगी सर, इसके बाद जीएसटी भी लगेगा, इसके अंदर ईडीसी आईडीसी भी लगेंगे, ये वाले खर्चे भी इसके अंदर आएंगे, तो वो ही क्लियर करना है सर। वो सब पूरा एक कॉस्ट शीट की तरह बना के उसके सामने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मत सजेस्ट करो उसको, ये बोलो भाई 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी तो है ही, उसके बाद 20 लाख के खर्चे और भी हैं, उसके बाद आप रजिस्ट्री भी कराओगे तो सर ये प्रॉपर्टी आपको 75 की जाके पड़ेगी, 25 लाख ये लगेंगे सर, तो क्लियर करना पड़ेगा ना उनको। ये इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी हर अपने वीडियो में, अपनी हर चीज में टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठाते हुए आप कर रहे हो। तो ये इंफॉर्मेशन आप बिफोर हैंड ही क्लाइंट्स को दे रहे हो। जब हम उनको पेपर पे समझा रहे होते हैं, जब उनको मैं प्रोडक्ट समझाता हूँ उनको, उसके बाद ही हम उसमें लिखना शुरू करते हैं, सर ये प्रोडक्ट है, इस टॉवर में इस ईडीसी आईडीसी हो गया, या इसमें आपको पीएलसी लगेगी, राइट, कि सर ये वाला यूनिट लोगे इसमें पीएलसी रहेंगे, सब है, तो क्लियर करना जरूरी है सर। वो बेचारा जैसे पैसे लगाए बाद में परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक बात। बिल्डर के लिए शायद 15-20 लाख रुपए पीनट, बट जिस बेचारे के लिए पैसे लगाए उसके लिए सर 2-3 लाख रुपए की वैल्यू है, हर उसकी हर लाख की वैल्यू है सर, क्योंकि वो अपनी जीवन की पूरी कमाई हुई जो अमाउंट है वो उससे वो घर खरीद रहा होता है, या फिर उसने कोई चीज बेची होती है अपनी, जिसको
बेच के वो लाके वो चीज खरीद रहा होता है। इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर। और लोग कह देते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट करते ही क्या है, सिर्फ बातें ही तो करते हैं। सर आजकल, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, आजकल सर आप एक डीलर की तरह काम नहीं कर सकते। यू हैव टू बी द डॉक्टर सर। आपको डॉक्टर की तरह काम करना पड़ेगा। वेरी गुड पॉइंट। आपको एडवाइस एलैबोरेट कर, आपको उसको एडवाइस देनी पड़ेगी। वो आपसे प्रोडक्ट लेने नहीं आ रहा, वो आपसे पूछने आ रहा है। आप सपोज करो आज मेरे पास एक पार्टी आती है, मुझे बोलते बिन्नी भैया मेरे को ना एक बिल्डर फ्लोट दिलवाओ, मेरा 1.25 करोड़ का बजट है। उस 1.25 करोड़ के बजट में मुझे जो बिल्डर फ्लोट में 25,000 में रेंटल लगा, मैं बोलूंगा भाई क्या चीज कर रहा है तू, 25,000 के चक्कर में 1.25 करोड़ रुपए क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो? एक साल के बनते हैं 3 लाख रुपए, 10 साल के बनते हैं 30 लाख रुपए। और बिल्डर फ्लोट में क्या एप्लीकेशन है सर? देखो सर, जब तक आप जैसे आप गाड़ी घोड़ा ले रहे हो ना, वैसे ही आप बिल्डर फ्लोट परचेज कर रहे हो। ओके, मेरे को तो लगता है सर, मेरे लिए गाड़ी खरीदना और बिल्डर फ्लोट लेना एक ही बात है सर। वैल्यू नीचे जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। नहीं आएगी सर। अगर 4 साल में 1.5 करोड़ के आपने एक 30 कर भी, सॉरी एक 1.5 के एक 80 एक 90 कर भी लिए, तो पैसा तो आपने डुबा दिया अपना। बहुत इंपॉर्टेंट मनी इन्फ्लेशन। आप 1.5 करोड़ का घर एक 80 में बेचो, लेने जाओ 4 साल बाद, एक 80 वाली चीज सीधा आपको 2.25 करोड़ की मिलेगी। तो पैसा अप्रिशिएट का हुआ, डेप्रिशिएट हुआ, वही पैसा प्लॉट में लगाओ, वही पैसा 1.5 करोड़ पे प्लॉट में लगाओ। नहीं आ रहा रेंट, कोई बात नहीं, वो 1.5 करोड़ रुपए 4 साल बाद आपको 3 से 3.5 करोड़ रुपए बन के मिलेगा। अगर मैं छल करके आपको, सपोज सर आप मेरे को प्रॉपर्टी लेने आए, मैंने छल करके आपको 5 लाख रुपए प्लॉट महंगा भी बेच दिया ना, तो 4 साल बाद गाली देके बोलोगे कि बिन्नी ने भाई फिर भी प्रॉपर्टी सस्ती बेची है, क्योंकि आप प्रॉफिट ले जाओगे। अच्छा, तो आई थिंक जैसे मैं बोलता हूँ अपनी कई वीडियोस में मैंने बोला है, तो मेरा एक हमारा कॉमन हो गया, इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो किसी भी बिल्डर के प्रोडक्ट में ना करो। जो दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डर है भगवान, उसके प्रोडक्ट में करो। गॉड्स ओन प्रोडक्ट है प्लॉट, उस प्लॉट पे इन्वेस्ट करो, तो आप यू कांट गो रॉन्ग। नहीं जा आप नहीं, क्योंकि बिल्डर फ्लोर्स या अपार्टमेंट्स ये ऑब्वियसली ये जो जगहें हैं ये इस्तेमाल की हैं। अगर आपने रहना है तो ऑब्वियसली आपको एक बिल्डर फ्लोर लेना पड़ेगा, अगर आपकी चॉइस बिल्डर फ्लोर पे रहने की है या अपार्टमेंट रहने की है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक एक्सपर्टीज आपकी चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स इस चीज पे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें रेजिडेंशियल खरीदना चाहिए या कमर्शियल खरीदना चाहिए, अगर वो लैंड नहीं खरीदना चाहते तो जो लोग ROI के रेंट की तरफ देखते हैं उनको क्या चीज लेनी चाहिए? कमर्शियल, फरीदाबाद के कमर्शियल की बात करूं, बहुत सारे ब्रांड हैं, मैं सबका नाम नहीं दूंगा, बट मैं जिस ब्रांड के साथ काम करता हूँ वो 2-3-4 ब्रांड हैं जिनको मुझे लगता है मेरा ट्रस्ट ऑन ब्रांड के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा है लोगों के साथ मल्टीपल फ्रॉड होते हुए देखा है। ओके, अगर देखो सर, बिल्डर के प्रोडक्ट भी ना कैंसिल होते हैं, बिल्डर के जो प्रोडक्ट जब नए आते हैं तब कभी कभी क्या होता है, बिल्डर मना करता है कि भाई प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा। उस केस में क्या बिल्डर आपके पैसे वापस करता है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ब्याज के साथ पैसे दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है कि कमर्शियल चलाना बनाना बहुत ईजी है सर। सबसे सस्ता कमर्शियल पड़ता है बिल्डर को बनाने के लिए। उसने क्या करना है? बिल्डिंग तैयार करनी है, बाहर की फसाड तैयार करनी है, एलिवेशन देनी है, अंदर शुरू कर देनी है, ठीक है, फिट आउट तो लोगों ने करना है। उसके बाद क्या वो बिल्डर पेन लेता है उसको चलाने के लिए? क्या माल बेच के निकल जाता है सर? ये इंपॉर्टेंट फैक्टर सर। ऐसी कोई दिवाली नहीं है कि बंदे का मिठाई का डब्बा ना आता है सर। अच्छा, और एक ही वर्ड लिखा हुआ बोलता है थैंक यू। वो 2.5 करोड़ के 15 करोड़ कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट, जो कि आई थिंक रेजिडेंशियल में नहीं इतनी जल्दी नहीं होता और ROI भी नहीं मिलता, मतलब रेंटल भी नहीं मिलता। तो किस रेंज में रेंटल है फरीदाबाद में परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें? अगर आज कोई आदमी 5 करोड़ रुपए का कॉमर्शियल लेता है तो उसको कितने % का रिटर्न मिल जाता है? सर देखो, अगर मैं कमर्शियल की बात करता हूँ, सबसे बढ़िया जो रेंटल टके में बात करते हैं सर, मैंने भी चीजें सुनी है और देखी भी है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे 5.50 आ रहा है अगर आपको पैसे, तो बहुत अच्छी ROI पर मंथ आ रही है ना। 6% पर एनम हो गया, 6% पर एनम हो गया। बट हमने देखी है सर, वहां पर जो रिटर्न है वो 8, 9, 10। पहले क्या होता था सर, पहले जो कमर्शियल बनते थे उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बनिए लोग करते थे। पंजाबी ने भी करी है सर, मैं कॉमेडी को नहीं बता रहा, बट जो मैंने देखा है सर, जो उनको पता है भाई कि हाँ भाई मैं ये चीज लूंगा, मुझे पता है पैसे आएंगे इससे। तो उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने जो प्रॉपर्टी ली है सर उसमें अच्छा रिटर्न आता है लोगों के पास, अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है उन्होंने। तो सर यही है, उसी चीज से हम भी सीखते हैं। मेरा ट्रस्ट कब बिल्डर में बनेगा? जब बिल्डर ने जो प्रॉपर्टी बनाई है वो बनी है,
मैंने सर वहां पर 42 रुपए स्क्वायर फीट पे ऑफिस स्पेस बेची है, और उस टाइम लोग हंसते थे कि 42 रुपए में तुम ये माल बेच रहे हो, तुम्हें लगता है 42 रुपए बिकेगा? और उस पे भी ROI उनको मिली है, उनपे उनको एश्योर रिटर्न मिले। एश्योर रिटर्न ना बड़ा तगड़ा मसला है सर आज की डेट में। बिल्डर शुरू में तो देने की कोशिश करता है, बट आखिरी तक वो नहीं दे पाता। बट हमारे फरीदाबाद में ऐसा नहीं है। जो ROI या जो रेट ऑफ सॉरी अपना क्या बोलते हैं उसको एश्योर रिटर्न जो दे रहे हैं उनको वो मिलती है, तो प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट कर रही है। और वही जो लोग हैं जो दोबारा प्रॉपर्टी लेने आ रहे हैं, और या तो वो आते हैं उनके कोई दोस्त उनके प्रॉपर्टी लेने आते हैं, वैसे रेफरेंस ही आता है। तो कॉमर्शियल में फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल में आप कह रहे हो कि अगर आज कोई आदमी इन्वेस्ट करता है तो मिनिमम 6% की रिटर्न उसे मिली जाती है, 7-8% तक की रिटर्न भी उसको कॉमर्शियल में मिल जाती है। और कॉमर्शियल में जो एक मेजर फैक्टर है रियल एस्टेट का, जो हमारे देश में एक कैलकुलेशन है जो यहाँ नोएडा में भी अप्लाई होती है, आई एम श्योर कि वो फरीदाबाद में भी अप्लाई होती होगी, कि जब भी कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी शहर को डेवलप करती है तो वो मैक्सिमम 5 या 7 या 8% तक की कमर्शियल स्पेस निकाल पाती है, उससे ज्यादा की स्पेस निकाल ही नहीं पाती। तो सप्लाई हमेशा कमर्शियल की कमी रहती है, जो कि आई थिंक गुड़गांव में थोड़ी ज्यादा हो गई है, बट फरीदाबाद में तो ऐसा सिनेरियो, फरीदाबाद का सिनेरियो तो सप्लाई अभी भी शॉर्ट की है या नहीं है, आप बता पाओ। गुड़गांव पहले तो सर पॉपुलेशन के ऊपर बात करते हैं कि कमर्शियल तभी चलेगा जब वहां पर रिहाइश होगी, हैबिटेशन है। बिल्कुल ठीक है, हैबिटेशन आएगी नहीं तो कमर्शियल किसके लिए आप खोलोगे? गुड़गांव से हमेशा फरीदाबाद की पॉपुलेशन ज्यादा है। हालांकि मैं ये बात करता हूँ कि कमाई गुड़गांव के लोग की ज्यादा होगी, बट अगर आप 14-15 के लोगों को देखते हैं, इंडिया के सबसे बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वो 14-15 सेक्टर में ही रहते हैं फरीदाबाद। और अभी गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली के लोग भी फरीदाबाद में शिफ्ट कर रहे हैं। वहां का कमर्शियल भी बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है। दूसरी बात है कि वहां पर जो कमर्शियल है ना, सेक्टर 79 है हमारे ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि वो बिल्कुल मेन सेंटर में है। वो CBD सेक्टर है, बहुत बड़ा है। अच्छा, वो सारा कमर्शियल ही है, कमर्शियल सेक्टर है। ओके, तो कमर्शियल सेक्टर उसमें 430 एकड़ का वो सेक्टर है, उसमें सारे ही अच्छे ब्रांड्स काम कर रहे हैं। 430 एकड़ का, वेरी नाइस। साइबर हब सर 55 या 50-55 एकड़ का सेक्टर है। अगर मैं CP की बात करता हूँ 45 to 50 एकड़ का वो CBD सेक्टर है। वैसे ही 430 एकड़ का सेक्टर है, चारों तरफ से 60 मीटर रोड से वो घिरा हुआ है, बीच में वो बैठा हुआ है ताज की तरह। 430 एकड़ का सेक्टर है, कुछ ही लोकेशन है। रियल एस्टेट का तो मतलब ही लोकेशन है। तो वहां पर लोकेशन बहुत प्राइम है, लोग आते हैं, फुटफॉल अच्छा है। लोग कहते हैं सेल्फी लेने लोग आ रहे हैं, अरे सेल्फी होगी नहीं, सेल्फी वाली चीजें नहीं होती तो आज हम यहाँ बैठे ही नहीं होते। सोशल मीडिया नहीं होगी तो आज और मैं बात क्या कर रहे हैं? तो वही है, तो सेल्फी वाले क्राउड ही बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वही लोग चलाते हैं चीजों को, उसी को देख के लोग आते हैं, उसी के पीछे सब सारी दुनिया की डेस्टिनेशन। बाकी को कौन जानता था? रील्स में देख देख के लोगों ने जाना शुरू कर दिया, और कंट्री में कौन जानता था? तो इसलिए ये रील बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को चलाने के लिए। मतलब कमर्शियल में अगर इन्वेस्ट करना है फरीदाबाद में आज की तारीख में, तो आप कह रहे हो कि वो सेक्टर 79 में इन्वेस्ट, सेक्टर 79 है। उसके अलावा हमारा मथुरा रोड पे बहुत सारे कमर्शियल है। अच्छा, एक रोड है फरीदाबाद की, बड़ी पुरानी रोड है, मथुरा रोड जिसको हम बोलते हैं, अभी आपने जिक्र किया। अब अगर हम ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ आ रहे हैं और ग्रेटर फरीदाबाद के बाद से ही ये वडोदरा वाला जो हाईवे है वो चला जाएगा, तो मथुरा रोड की क्या इंपॉर्टेंस है आज जो है? मतलब वो मेरे हिसाब से तो बैकबोन थी फरीदाबाद की, क्या वो रहेगी या वो पीछे वाली रोड बन जाएगी? सर बैकबोन तो बैकबोन ही रहेगी। अच्छा, बैकबोन तो बैकबोन ही रहेगी। ये जब एक नई रोड आती है ना सर, तो आप बताओ सर, रिंग रोड आउटर बनी, रिंग रोड अंदर बनी, क्या किसी में कमी है? नहीं, कोई कमी। बिल्कुल, रिंग रोड उल्टा और इम्पोर्टेंट। जितने मर्जी फ्लाईओवर आ जाएंगे सर, लोगों ने उसको भी यूज करना है और अंदर की रोडों को भी यूज करना है, तो वो सब चीजें हैं। तो सर अभी जो हमारी आश्रम वाली जिसको रोड बोलते हैं, जो हमारी मथुरा रोड, उस पर भी काफी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, अच्छे फ्लाईओवर बन रहे हैं। वहां से भी आप, जैसे आप बदरपुर से फरीदाबाद आना चाहो तो पहले आपको 15-20 मिनट लगते थे, बॉर्डर जिसको बोलते हैं, बॉर्डर, अब 4 से 5 मिनट पे पहुंच जाते हैं। आप 15-20 मिनट कह रहे हो? मेरी ससुराल फरीदाबाद में है। जब मेरी शादी हुई थी तब बदरपुर बॉर्डर से सेक्टर 16 जिसको ओल्ड फरीदाबाद बोलते हैं, वहां तक पहुंचने में 1.5 घंटा प्रोजेक्ट हो जाता था सर। तो 1.5 घंटा लगता था। मतलब बारात की जब बस आई थी तो ये सोच के आए थे कि दोपहर को निकल जाओ, शाम को अगर 4 बजे के बाद फंस गए तो जाम में फंस जाओ। तो वही सब चीजें हैं सर। देखो सर, मैं एक ही बात जानता हूँ, जब करोड़ों साल पहले धरती ठंडी हुई थी ना,
आज ठंडी हो रही है, जितनी लैंड उस टाइम थी ना आज भी लैंड उतनी है, 1 इंच भी नहीं बढ़ सकती। नहीं बढ़ सकती, फैक्ट्री में तो लैंड नहीं बढ़ती है, नहीं बढ़ती, तो उसी पे ही करनी है हमने, जो भी करना है सर। लैंड जो भी करना है उसी, उसी जो पे कुछ भी होना है उसी पे ही होना है, उसी लैंड उसी पे ही। दे आर नॉट मेकिंग इट एनी मोर। वही है सर, और वो भी सर 30% ही है हमारे पास, 70% तो पानी है, धरती का 70% तो वही है सर, उसी पे यूज करना है। तो मसला रोड आप कह रहे हो, मसला रोड की वही इंपॉर्टेंस रहेगी, वहाँ अलग डेवलपमेंट होगी क्योंकि क्राउडेड वही एरिया है, मतलब वहां पर पॉपुलेशन ऑलरेडी बड़ी डेंस है उस एरिया में। और ये जो सैनिक विहार वाला एरिया है इस तरफ अगर आप सैनिक कॉलोनी, सैनिक कॉलोनी वाला वो लोग, वो गुड़गांव में सपोज करो आप 56 में प्रॉपर्टी या डीएलएफ में प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हो, तो गोल्फ कोर्स रोड हो गया या 56 में नहीं ले पा रहे हो, मैं ज्यादा सेक्टर तो नहीं पता मुझे गुड़गांव के, बट मैं गोल्फ कोर्स एरिया की बात करता हूँ। हर किसी का सपना होता है कि अच्छी लोकेशन पे रहे, करेक्ट। वहां से आप 82 जाओ या एक उद्योग विहार है, वहां जाने में आपको 25-30 मिनट, आधा घंटा लग जाता है या पौना घंटा लगता है। मगर आप भोजपुर रोड से जब आप सैनिक कॉलोनी आओगे तो 20 से 25 मिनट में पहुंच जाओगे, ओके, और बिल्कुल गोली की रफ्तार पे आप आओगे, कोई बीच में जाम नहीं मिलेगा, रोड बहुत बढ़िया है, अच्छी रोड बनी हुई है, कोई सैनिक ट्रैफिक लाइट नहीं है, कुछ नहीं। सैनिक कॉलोनी पहला गेट पे पड़ता है फरीदाबाद पहुंचने के लिए, गुड़गांव की तरफ से। तो गुड़गांव वाले लोग बहुत सैनिक कॉलोनी को भी पसंद करते हैं, हालांकि मैं भी सैनिक कॉलोनी में ही रहा हूँ, तो रुझान मेरा भी वो भी पुराना ही एरिया है, पुराना है। आज जो नया एरिया फरीदाबाद में बेसिकली सिर्फ ग्रेटर फरीदाबाद है, जहाँ पर आप कह रहे हैं प्लॉट्स और बंगलोज और फ्लैट्स और बिल्डर फ्लोर्स हर टाइप की चीजें मिल जाती हैं, और बाकी सब जहाँ पर है और वो पुराने एरिया। एक ये नई कुछ दिन पहले इंफॉर्मेशन आई थी कि आप पहले 4 फ्लोर बना सकते थे, फिर 3 फ्लोर बना सकते हो, अब शायद फिर से वो आप उस बंद हो गया सर, बंद हो गया फिर से सर। 2 फ्लोर भी होंगे ना तब भी बनेंगे। अच्छा, ओके। लोगों को गल्प करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको पचाने में टाइम लगता है। तो अभी कितने फ्लोर बनते हैं? अभी सब 3 फ्लोर ही लगा, 3 फ्लोर। अभी हाई कोर्ट से स्टे लगा हुआ, जहाँ तक मेरी नॉलेज में, ओके, वापस से स्टे लगा हुआ है, ओके। तो अभी आप 3 फ्लोर ही बना सकते हो, 4 फ्लोर नहीं बना सकते। जब 4 फ्लोर आए थे तो क्या आए थे, अभी रिसेंटली जो खुला था बड़ा बूम आया सर, प्लॉटों के अंदर मारा मारी हो गई। आज हमने प्लॉट किसी को बेचा है सर 88,000 रुपीज में, कल वो उसके बाद ऑफर आई है 98 की, परसों भी ऑफर आई है 1,25,000 में बेच की। अच्छा, तो ये सब रहा है सर। ओके सर देखो, लैंड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लैंड बढ़ेगी। आने वाला टाइम ऑफ फरीदाबाद होंगे सर, हम काम कहीं भी जाके कर सकते हैं, हम गुड़गांव भी कर सकते हैं, हम दिल्ली भी कर सकते हैं, पूरा इंडिया बेच सकते हैं। बट मुझे बताया आने वाला जो फ्यूचर है वो ग्रेटर फरीदाबाद का है, दिल्ली एनसीआर में ग्रेटर फरीदाबाद रेजिडेंशियल के हिसाब से ग्रेटर फरीदाबाद बेस्ट है सर, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी में इस वक्त मेरे हिसाब से पूरे दिल्ली एनसीआर में अफोर्डेबिलिटी में तो ग्रेटर फरीदाबाद को कोई बीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी वाला प्रोडक्ट कहीं पर भी गुड़गांव या नोएडा में अब मिलने लायक ही नहीं रहे। वहां से तो ट्रेन बहुत आगे चली गई सर। 100 यूनिट्स निकाली थी मैंने, 100 यूनिट्स निकाली थी 2 घंटे के अंदर ना। मेरे पास 4 से 5 ईवाई थी, एक बड़ी मुश्किलों से एक मिल गई, बिल्ली एक ही दे पाऊंगा। अच्छा, वो मैंने बेची, और सर एक फ्लोर 5.5-6 करोड़ का फ्लैट है, तो 2 घंटे के अंदर बिका है, सब बिक भी चुका है, सब सोल्ड आउट। 300-350 अपार्टमेंट्स हैं, अभी शुरू में सिर्फ 100 ही निकाले, 100 सेम डे ही 100 की जगह 200 चेक आ गए। समझो सर 5-5 करोड़ के 200 चेक, तो लोगों के पास जेब में रकम तो पड़ी है लगाने के लिए। एक इस बात पे आपसे एक बात पूछूंगा, पिछले 1-1.5 साल से पूरे इंडिया में ऐसा हो रहा है कि जो भी इन्वेंट्री आ रही है, भाई कहीं पर 100 अपार्टमेंट आ रहे हैं तो 200 चेक आ रहे हैं, कहीं पर 800 अपार्टमेंट आ रहे हैं तो 1500 चेक आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है मतलब इंडिया में रियल एस्टेट में, ऐसा क्यों हो रहा है? सर डीएलएफ जैसे बोलता है कि मैसेज करता ना, उस दिन एक रील भी मैं देख रहा था कि पेज पे बच्चे 30 लाख रुपए की ऐड लगाते हैं, थैंक यू वी आर सोल्ड आउट। हाइप है सर, हाइप तो क्रिएट होती है ना सर। बिल्डर भी चाहता है कि भाई मैं क्या लेके आ रहा हूँ, 15-20 दिन पहले देखो यार प्रोडक्ट आने से पहले बिक रहा है। सर माल कौन बेचता है? आप और मैं बेचते हैं सर। बिल्कुल, आप और मैं अगर कन्विंस नहीं होंगे तो क्लाइंट तक तो माल ही नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आप और मुझे कन्विंस करना है सर बिल्डर को। वो हमारे पास आते हैं, यार ऐसी चीज हम बना रहे हैं, हमारी होती है मीटिंग, आपकी भी होती है, आपकी ब्रीफिंग होती है, मोटिवेट आपको भी किया जाता है, मुझे भी किया जाता है, हम आगे सेल करते हैं, हमें वो सेल कर रहे होते हैं सर। जब तक हमें सोल्ड नहीं होंगे आगे सोल्ड क्या करेंगे? तो सर वो हाइप क्रिएट करते हैं, सर ये चीज आ रही है, ऐसा आ रहा है, करो अपने क्लाइंटों को बोला, अरे शर्मा जी क्या चीज निकाली उन्होंने, ले आओ सर। अरे सर लेना पड़ेगा, कमाल कर रहे हैं सर, पोटेंशियल बायर को तो मैं दूंगा सर, एक चेक तो आपका लगा
स्कोर करना मुश्किल कौन सा है सर? कौन सा मुश्किल है? सर 500 डीलर्स हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो इन्वेंट्री आ रही है वो इन्वेंट्री इज नॉट इनफ। अगर आप कह रहे हो कि 100 करना मुश्किल नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि बायर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है भाई। हमारे देश की ग्रोथ जो है वो इस वक्त फुल स्पीड पे चल रही है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर फुल स्पीड पे ग्रो करेगा तो रियल एस्टेट ग्रो करेगा ही करेगा। सर पैसा तो है लोगों के पास, पैसा है लोगों के पास है सर। आपको और मुझे बहुत पता है सर, पैसा तो है। ठीक है, पैसा तो है लोगों के पास, निकालने वाला होना चाहिए। कोविड से पहले लोग कहते थे पैसा नहीं है। आई थिंक ये पैसा निकला ही कोविड के बाद है, क्योंकि कोविड के बाद लोगों ने सोच लिया है कि अगर रहना ही है तो 5 करोड़ के अपार्टमेंट में रह लो, बस मैं उस कोठी में क्यों ना हूं जब बाहर निकल के एकदम सड़क ही है। तो सर मैं वहां पर ना एक प्राइवेट सोसाइटी में रहता हूँ, और उस सोसाइटी डीपीटीपी ने ही सारे नहर पार्क को बनाया है सर। अगर मैं बताऊं तो एक होता है ना कागज के ऊपर जब एक हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, उस ड्राइंग को जमीन पर उतारने वाला जो है वो डीपीटीपी है। अच्छा, डीपीटीपी इज अ बिग कंपनी और लोगों का पैसा सेफ है, पेपर वर्क में सॉलिड। डीलर के लिए वो अच्छी कंपनी नहीं है, पार्टी के लिए अच्छी कंपनी है, मतलब एंड यूजर कंपनी है सर। आपने वहां प्लॉट ले लिया, आराम से तसल्ली से सो जाओ घर पे, प्रॉपर्टी बढ़ेगी। पेशेंस होना चाहिए, हबड़ दबड़ नहीं करनी प्रॉपर्टी के बनने के लिए, प्लॉट के लिए। उसने ये सब सारी चीजें, उसी के मैं प्राइड में रहता हूँ सर। 25 से 30 एकड़ की सोसाइटी है, वहां पर मैंने बिल्डर फ्लोर लिया हुआ है सर। और उस सोसाइटी के अंदर सर 5 से 6 पार्क है। मैंने 2-3 वीडियो भी बनाई है, और उसमें मुझे कमेंट भी है, बिन्नी जी क्या खास। अरे सर 5000 जब लोग रहते हैं, 4000 लोग रहते हैं, 6 लोगों को प्रॉब्लम तो आती है। 6 लोगों को तो भगवान से भी प्रॉब्लम है। भगवान तूने मेरे से ऐसा क्यों करा? बाकियों से तो पूछो, 4500 लोगों से या 4000 लोगों को तो पूछे, तो मेजोरिटी देखी जाती है। सर मेरा बच्चा आराम से वहां खेलने जा सकता है, स्केटिंग कर सकता है, वहां पर जाके पार्क में एंजॉय कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। मेरे को बाहर को देखने जाने की जरूरत नहीं, सोसाइटी के बाहर कंपाउंड के अंदर मेरी मदर आ जाए तो मेरी मदर बढ़िया से वॉक कर सकती है। ऐसा फील होता है रिजॉर्ट में रह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है सर कि मैं एनसीआर में नहीं रह रहा, मैं किसी हिल स्टेशन में रह रहा हूँ। तो ऐसी चीजें भी हमारे फरीदाबाद में है, और इन्हीं चीजों की रिक्वायरमेंट है सर। आने वाला टाइम इन्हीं का इसी का सर। सुकून चाहिए ना, सुकून तो इंसान घर में आओ तो वाइफ टक 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 तक चलती रहती है, लोगों को लगता है, वाइफ को लगता है पति तक 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 कर रहा है, पति को लगता है वाइफ कर रही है। हमें सुकून चाहिए सर। तो वो एक घर ऐसा होना चाहिए जो घर में भी कलेश चल रहा हो तो बाहर आके पार्क में बैठो, आराम से कानों में काम म्यूजिक लगाओ, और आधा घंटा मेडिटेशन करो, रिलैक्स, फिर अपना आराम से बीवी को गले लगाओ, बात करो। बताओ जब रिलैक्सेशन ही नहीं होगा सर तो कहाँ जाओगे? घर से बाहर निकलो, घड़ी की टीपी चल रही, क्या करोगे सर? सुकून चाहिए सर। एक दिन तो सर मिट्टी हो जाना सब में। आपने 50 साल बाद 60 साल बाद हमारी बात कौन कर रहा होगा? कहीं यूट्यूब में वीडियो पड़ी हुई, शायद किसी ने देख ली तो देख ली। नहीं हमारी वीडियोस है, ये मेहनत हम इसी के इतिहास में नाम लिखा जाएगा। 50 साल बाद भी लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, इतिहास में हमारा नाम लिखा जाना चाहिए सर। और सर लोगों को वैल्यू देनी है। मैं जो महसूस करता हूँ ना सर कि मुझे ग्रेटर फरीदाबाद में क्या बेस्ट लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी सर। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं आपको अगर जो मैं बोलता हूँ मैं मानता हूँ, वेरी हैप्पी। फरीदाबाद गुड प्लेस, क्राइम भी नहीं है सर, ना के बराबर है तो बहुत कम है सर। जो है वो थोड़ा बहुत तो हर जगह ही है सर। वो नहीं होगा तो फिर क्राइम ही रहेगा सर। ठीक है, वो है, रोड्स अच्छी हैं, खाने पीने का सिस्टम ठीक है। खाने पीने का सिस्टम तो फरीदाबाद में बहुत अच्छा है सर, लोग कुछ ज्यादा ही शौकीन है फरीदाबाद। खाना पीना नहीं होगा सर तो काम नहीं कर रहे हैं, खाएंगे पीने। पंजाबी बंदा खाना तो सर, मेरा ये मानना है कि आप ऑफिस से निकलो, हालांकि अभी मैंने 365 कर रहा हूँ तो सर मैंने थोड़ा खाने पे कंट्रोल करा हुआ है, तो खाना पीना सारा बड़ा है। 365 क्या है, एक बार हमारे व्यूअर्स को बताओ सर। 365 मैंने एक चैलेंज लिया है कि 1 साल के अंदर मैंने अपनी वाइफ को डिफेंडर गाड़ी गिफ्ट करनी है। वेरी नाइस, हमारी तरफ से भी गुड लक है आपको। 1 साल में बीवी को गिफ्ट करनी है, और सर ऐसे गिफ्ट करनी है कि लोगों को मैं वैल्यू भी दे सकूं सर। मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ, मेरा क्या शेड्यूल है पूरे दिन का, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं क्या बेच रहा हूँ, सब चीज है। सब चीज में दिखाता हूँ। सबको पता होना चाहिए कि डीलर तो है, बट डीलर क्यों डीलर है ये बताओ, क्या मेहनत लगी है, क्या वीडियो बनाने में। आप एक फ्लैट में जाओ, आप एक बिल्डर फ्लोर में जाओ, मेरे साथ मेरे भाई भी आ रहे हैं, जिनको पता है मेरे साथ 2-3 टीचते में रखते हैं, मुझे पसीना बहुत आता है। हर 10-15 मिनट बाद मेरी शर्ट भीग जाती है। अच्छा। मैक्सिमम वीडियोस में आप अगर देखेंगे तो मेरी शर्ट भीगी हुई नजर आएगी आपको। तो सर वो मेहनत लगती है।
आप वीडियो कैमरे के सामने आप खड़े होकर नहीं बोल सकते, टाइम लगता है। टाइम लगता है। ओमेक्स वर्कशीट है हमारे वहाँ पर, जब वीडियो आप बनाते हो तो 25 लोग पीछे खड़े हो जाते हैं, देख रहे होते हैं। हाँ। आपको एक बंदा ही खड़ा हुआ देख लेना तो आप नर्वस हो जाओगे, क्या वहाँ 25 खड़े हो। वहाँ 25 खड़े हो, वो सब चीजें मेहनत तो है सर। तो 365 के कितने दिन हो चुके हैं? सर करीब 2 महीने 3 महीने हो जाएंगे सर। 3 महीने 70 2 days months क्रॉस हो जाएंगे। मैंने उसी पे ही अपना इंस्टाग्राम शुरू किया था सर, वेरी नाइस। उसी से ही अभी तो ये 70 दिन की मेहनत है जो आप अभी आपके साथ बैठा, जो आप मेरे साथ बैठे। वेरी उससे पहले जो मैं वीडियोस बनाता था वो वीडियो में पहले भी बनाता था, बट हम सिर्फ ऐड के लिए वीडियो बनाते थे। हाँ, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए बनाई, बट अब जो वीडियो बना रहा हूँ लोगों को सिर्फ नॉलेज देने के लिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। हाँ, प्रोडक्ट तो अपने आप बिक जाएगा सर, बेचना नहीं है, बेचना नहीं, लोग कमाए ऐसे नहीं है। तो बिल्ली का स्टेटमेंट है कि बेचना नहीं है, लोग कमाने। और सेल तो सर नो के बाद ही होती है। हाँ, क्लाइंट ने नो बोला सर, उसके बाद आपका सेल में निकलेगा, ले आ भाई अब बेचेंगे इसको। यस करने पे सेल नहीं होती सर, नो के बाद ही सेल होती है। मेरे को तो मेरी जो दिमाग की रैम इस तरीके से बनी है, क्लाइंट ने नो बोला नहीं लूंगा सर, लेना पड़ेगा, आज प्रोडक्ट देंगे आपको सर। अगर वो आपके पास, देखो ये मैं बात जो कर रहा हूँ वो भाई जो हमें देख रहे हैं, जो रियल एस्टेट बेचना चाहते हैं, नहीं बेच पा रहे, हताश हताश नहीं होना सर, जीवन में हताश नहीं होना। पेट रबड़ का लेके आना पड़ेगा एनसीआर में और रियल एस्टेट में काम करने के लिए, और कमर आपकी स्टील की होनी चाहिए जो सब बाहर को घेर ले आपके। तो उसी तरीके से रियल एस्टेट में आओ, 365 दिन का चैलेंज लेके आओ अपने साथ कि भाई 1 अप्रैल को मैंने ज्वाइन किया है, जो भी तारीख को, और अगली 31 मार्च को मैंने अपने आप को देखना है और मैंने अपने आप को ये गिफ्ट करना है। और पंखे को जब रात को देख के नींद बढ़िया आ रही है कि यार बिन्नी बेटे काम बढ़िया किया, जब अंदर से आवाज को आप अपने से झूठ नहीं बोलते। अगर उसने बोल दिया कि हाँ आप पूरा मेहनत करेंगे तो फिर चलते रहोगे। आएगा सर, एक रब का बंदा आएगा जो आपको चेक देके जाएगा, लगा मेरी पहला चेक। तो एक ही बात होती है, एक ही चीज होती है। तो जो सेल्स की जिन लोगों की आप बात कर रहे हो कि डटे रहो या 365 वाली की बात आप बार बार बोल रहे हो, उन लोगों के लिए और कोई सेल्स की टिप, जो सेल्स रियल एस्टेट में लोग आ गए हैं या आने वाले हैं, इन लोगों के लिए कोई सेल्स की, कोई टिके रहने की? आपने भी 6 साल में कोई ये तो नहीं है कि आपके शुरू के 6 महीने कैसे रहे होंगे मुझे नहीं पता, आप बताओगे सर। डिफिकल्ट टाइम तो आपने भी देखा होगा सर। मेरे अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना, हालांकि ये वैसी बात लग रही होगी, बट मैंने जब से मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ ऐसा महीना एक भी दिन मैंने सेल नहीं किया। अच्छा, वेरी नाइस। हर महीने 4-5-6 सेल की होती है। हाँ, कभी मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि आता है, वो समय आता है, आपके साथ होता है, बट यस सर ये ना ऐसे ही है। वही कहते हैं ना, क्रिकेट वाला मैच है, विराट कोहली 2 साल तक रन नहीं मारा, जिधर एक सेंचुरी मारी ना, अगले मैच में क्या चेंज हो जाएगा, उसी दिन हीरो बन। तो बस सर टिके रहना है, ये जगह ऐसी है। अब जंग नहीं, अब रण होगा, रण करना है सर, अपने बच्चों के लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, उस बंदे के लिए लड़ना है भाई जो आपसे आस लगा के आपको ऑफिस भेज रहा है। जब आप ऑफिस घुसो ना तो आपका कचरे का डब्बा हमारा बाहर पड़ा होता है, तो कचरे के डब्बे में अपना दिमाग का गंद डालो। वेरी नाइस। और ऑफिस में बहुत बढ़िया, ये तो आपने मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात। ऑफिस में आ जाओ, पूरा दिन काम करो, बढ़िया से काम करो, एटीट्यूड में काम करो, घोड़े की तरह काम करो, अड़ियल घोड़े की तरह काम करो। तो अगर आप रियल एस्टेट में हो तो आपको बिन्नी जी की स्टेटमेंट के हिसाब से एक अड़ियल घोड़े की तरह काम करना होगा, और अपना दिमाग जो है वो जब ऑफिस में एंटर करोगे तो उसको निकाल के कचरे के डब्बे में रखना होगा। फिर जब जाओ पोटली में वही अपना बसड़ वाला सामान रखो और घर चले जाओ। वो अपनी बसड़ घर ले जाओ बस। यहाँ पर सर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। सर्वाइवल ऑफ एक क्लाइंट 99 एकड़ पे भी है, वही मैजिक ब्रिक पे भी है, वही आपकी वीडियो में भी है, वही आपके साथ वाले कलीग पे भी है। वो कलीग आपको नहीं बताएगा क्लाइंट मेरा चल रहा है, और वो बराबर वाले ऑफिस में भी चल रहा है, वो हर जगह चल रहा है। सर क्लाइंट इज हाफ डीलर, और डीलर को माल बेचना सर आपने। तो आपके हिसाब से हर क्लाइंट इज हाफ डीलर। सर आप ना ये मत सोचो रियल एस्टेट के अंदर कि आपको पैसे कमाने हैं। हमारा जो वर्किंग स्टाइल, मैं आपको बताऊं, मेरा ये वर्किंग स्टाइल है, मुझे माल बेचने के लिए पैसे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सेल करनी है। मेरे को 0 पैसे भी बचे, जेब के 20,000 भी लग जाए, मगर मैं डील नहीं छोड़ूंगा सर। ओके, मैं डील नहीं छोड़ूंगा। ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो अपने आप उसके बाद रेफरेंस आ जाएगा, अपने आप आएगी सर। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 50,000 कमाई की और बेचारा ने ऐसा क्लाइंट भी किया जिसने अच्छे खासे पैसे भी दे दिए। आप बोलना नहीं चाह रहे तो वो वाले क्लाइंट भी हैं सर। हालांकि सर जिन्होंने पैसे कमा के दिए हैं उन्होंने भी बहुत पैसे कमाए हैं। हाँ, उन्होंने भी बहुत पैसे कमाए। रियल एस्टेट तो है ही सर, करोड़ों का काम कर रहे हैं।
तो थोड़ा तो सर यहाँ पर इतना सा इतना ही होता है हाँ, Real इतना estate सा में। इतना ही होता है। बाकी डटे रहना है सर, हार नहीं मानने, 365 दिन टिके रहना है, अपने डेडिकेशन से ऑफिस आओ। नो बोलने के बाद आपका काम शुरू होता है। क्लाइंट को पिच मत मारो, क्लाइंट को इमोशंस होते हैं क्लाइंट के अंदर। जब आप बिल्डर फ्लोर फ्लैट बेचने जाते हो, वो आप उसको एक प्रोडक्ट की तरह मत बेचो। ये दीवारें आपसे बातें करती हैं सर, ये वाली आपसे वॉल बात करती है, ये पेंटिंग बात करती है, वहां पर दीवारों पे लगे एसी भी बात करते हैं, वो फैन भी बात करते हैं आपसे। वेरी नाइस। आप वो दरवाजा भी आपसे बात करता है, वो किचन के स्लैब भी बात करते हैं, वो वॉकिंग क्लोजर भी बात करता है आपसे। आपके अंदर बात करने वाला होना चाहिए बंदा बैठा। अगर आपने उन सब चीजों से बात कर ली तो प्रोडक्ट, अगर आपको उससे बात होगी तो प्रोडक्ट आ गया ना आपको। फिर उसको आप देखोगे अलग तरीके से, आपको हर चीज पता होगी। इसमें भाई सोफा जो लगा हुआ है, सॉरी, उसमें जो सोफा लगा हुआ है, मैं थोड़ा सा हाइपर हो जाता हूँ। अरे नहीं, बहुत अच्छा है। उसमें जो सोफा लगा हुआ है, उसका कलर जब आपको याद रहेगा ना, तो आपको नॉलेज है प्रोडक्ट की। उस रोड पे कितने गड्ढे हैं, मैं जब जा रहा हूँ उस पे नाली कौन से वॉशरूम में बनी है, कैसे बनी हुई है, जब तक आपको ये नहीं पता, यू आर नॉट फॉर रियल एस्टेट, आप नहीं बेच सकते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बिन्नी ने ये बात बोली है कि जब तक आप दीवारों से बात नहीं करोगे आप रियल एस्टेट नहीं बेच सकते। जब तक आप किचन स्लैब से बात नहीं करोगे आप रियल एस्टेट बेच सकते। सर जो लेडीज घर लेने आती है ना, देखो सर, जब आप घर लेते हो ना, तो आप अकेले डिसीजन नहीं लेते हो, हाँ, पूरा परिवार लेता है। यू हैव टू बी द जेंटलमैन। वो जो लेडीज आ रही है ना, आपको उसको ऐसा फील कराना है कि आप उसके भाई हो रही है, वैसे ही फील होना चाहिए। आप जेंटलमैन की तरह गेट खोलो उसके लिए, मेक हर कंफर्टेबल, आप उसको गाड़ी में बिठाओ, उनसे क्वेश्चन पूछने, पति की कुछ बात नहीं करनी। सर ओके है दीदी, आपको कैसा लग रहा है? सर मैम क्या होता है? सर दीदी भैया है, दीदी कैसा लग रहा है? कैसा रहेगा दीदी? आपको कौन सा घर पसंद है? 50 ऑप्शन दिखाने की जरूरत नहीं है सर, 4 ऑप्शन दिखाओ, 2 में देखो क्या पसंद आ रहा है, 2 दिखाओ जो उसके पसंद की, जो उनके मतलब की चीज। सर टाइम वेस्ट नहीं करना ना, हर किसी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 चीजें दिखाओ, आपके में 50 चीजें हैं, बट वही अच्छा। तो आई थिंक जो बात आप कह रहे हो, क्लाइंट को क्या चाहिए ये समझना प्रोडक्ट दिखाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो टाइम जो आप एज अ कंसल्टेंट, जो आपने बोला कि आप डॉक्टर बन जाओ, तो अगर आप प्रॉपर्टी के डॉक्टर हो तो आप वो टाइम पहले अपने ऑफिस में बैठ के क्लाइंट के साथ दोगे। बिल्कुल आप समझोगे कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इनको कमरे छोटे चल जाएंगे या बड़ा कमरा ही चाहिए, इनको किचन जो है वो ओपन चाहिए या क्लोज चाहिए, बाथरूम किस साइज के होने चाहिए। उस हिसाब से आप उनको गिने चुने 4 प्रोडक्ट दिखा दो और वो उनमें से 2 या 1 या 2। आपका पेपर वर्क स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी डील के अंदर रेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कम मार्जिन पे जब काम करना आ जाएगा तो आप पैसे कमाने लग जाओगे। आप बड़े मार्जिन के चक्कर में बैठोगे, 5 करोड़ की सेल कर 1% में लेके जाऊंगा ना, नहीं चाहिए 1%, मुझे माल बेचना। फर्स्ट ऑफ ऑल दीदी प्रोडक्ट देना, प्रोडक्ट बेचो। जब उनको प्रोडक्ट बढ़िया लगता है सर, तो पार्टी को भी पता है यार बंदे ने मेहनत करेगा, आपको देके जाएगी। जब क्लाइंट आपके पास आ रहा है, बिच मत जाओ, पानी की तरह डुलना नहीं है क्लाइंट के सामने। ऑरा होता है सर, 5 करोड़ वाले बंदे का ऑरा होता है, जो 5 करोड़ का प्रोडक्ट बेच रहा है उसका ऑरा होता है। वो आप उसके ऑफिस में बुलाओ, वहां बिठाओ, आधा घंटा बात करो उससे, पूछो सर क्या चाहिए, फिर आपको लगे तो लेके जाओ। अगर पार्टी बोले डायरेक्ट मेरे को दिखाने आएगा, कांटा है नहीं दिखाएंगे, नहीं मेरा काम का स्टाइल है। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर आपके पास थोड़ा आएगा, नहीं। सर्जन आपके पास घर नहीं आएगा, सर्जन आपके घर नहीं जाएगा, सर्जन आपको अपने क्लिनिक में बुलाएगा। आना तो पड़ेगा, आना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लेनी है तो आना पड़ेगा, तो बात तो करनी पड़ेगी। बात तो क्लाइंट्स के साथ बैठ के आधा घंटा बात करने से सारी बात वहीं से बनती है, बात करने से बात बनती है सर। और लोग डरते हैं कि कोई क्लाइंट आ रहा है भाई इंग्लिश में बात कर रहा है। सर इंडिया में रह रहा है, मेरी इंग्लिश आती है, स्ट्रॉन्ग नहीं है सर, कोई बात नहीं, क्या होगा, कोई बात सर, ओके है। मेरे सामने सर HNI क्लाइंट आते हैं, इनका बिजनेस कोड का बजट है, मैं सर हिंदी में ले आता हूँ 5 मिनट के अंदर, मैं हिंदी में बात करता हूँ सर। मैं अपने प्रोडक्ट में माहिर हूँ, मुझे पता मैं क्या दे रहा हूँ सर। पूरे दिन तो इंग्लिश में बात नहीं करते, यहाँ क्यों करेंगे, हिंदी में बात करते। तो अगर मैं रीड कर पा रहा हूँ बिन्नी को, अगर मैं प्रॉपर्ली बिन्नी को रीड कर पा रहा हूँ, तो बिन्नी की जो सबसे स्ट्रॉन्ग, जो बिन्नी की स्ट्रेंथ है एज रियल एस्टेट ब्रोकर, रियल्टर, रियल एस्टेट एजेंट, जो भी नाम, जिस भी नाम से हम लोग जाने जाते हैं, बिन्नी की स्ट्रेंथ है कि उसको नॉलेज है अपने एरिया, वो अपने एरिया के बारे में सब कुछ जानता है। बिन्नी की स्ट्रेंथ है कि वो अपने पेपर वर्क को अच्छी तरह पहचानता है। बिन्नी की स्ट्रेंथ है कि वो अपने क्लाइंट को क्या चाहिए
उस चीज को, उस क्लाइंट से इंफॉर्मेशन निकालने में माहिर है, और इस वजह से बिन्नी कॉन्फिडेंट है। और आज बिन्नी सोशल मीडिया पे अवेलेबल भी है, तो सब जगह जो भी चाहे बिन्नी से कांटेक्ट कर सकता है। तो ये फैक्टर्स हैं एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट के, अच्छे रियल एस्टेट एजेंट के होने के। तो दीज आर द फैक्टर्स। बाकी सर हम कोशिश करते हैं कि पार्टी को हम आज ही बेचें सर, आज ही बेचे। आज ही। मैं सर कल पे लीज नहीं रखता सर, ओके, मेरी सेल्स कल पे नहीं जाती। ये बड़ी नई बात है जो मैंने भी 24 साल में। टुडे आई सेल ऑन टुडे, यू सेल ऑन टुडे, नॉट टुडे। वेरी इंपॉर्टेंट, कल वेरी तो आप वेरी सर, इंपॉर्टेंट। आज है। आज है। हमारी 3 ऐसी ट्यून है सर, हम कॉल पे ही सारी बात क्लियर रखते हैं हाँ, कि सर हम आज प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं आपको, समझ आएगी सर, आप इंटरेस्टेड हो सकते हो। तो पार्टी बोलती है यस वी कैन डू, देख सकते हैं, तो हो सकते हैं। फिर सर लेके जाएगा सर। कल नहीं है आपकी। सर नो, पार्टी ने नो, पार्टी का काम है नो बोलना, हाँ आपको काम है यस करना, तभी तो डॉक्टर होना। हाँ, वेरी नाइस, मजा आ गया बात करके। पेशेंट बोलेगा नहीं मेरी किडनी नहीं निकालनी, डॉक्टर बोलेगा नहीं निकालेगा तो तू मर जाएगा, निकालनी तो है तेरी किडनी। ऑपरेशन से तो वो डरेगा ही, तो सर वो करना है। क्योंकि जो क्लाइंट है वो इस ऑपरेशन से डरता है, हाँ करने से डरता है। सर सर्विस देने की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सेल कर दी, सेल करना चलो ठीक है आपने कर दी, उसके बाद आप आफ्टर सेल सर्विस क्या दे रहे हो? ओके, आप कितने मैसेज कर रहे हो पार्टी को, जब उनके कॉल आते हैं, अगर आप देखो मीटिंग में हो तो, क्योंकि ना जब आप एक सेल कर रहे हो तो एक मेडिटेशन में होते हो, मेरे को लगता है सर। बिल्कुल ठीक जब है। मैं सेल्स में होता हूँ तो मैं मेडिटेशन में होता हूँ, मुझे मेरी बीवी कॉल करे, मेरा बॉस कॉल करे, मुझे जीवन में कोई कॉल करे, मैं कॉल नहीं उठाता, उस टाइम कॉल नहीं उठाऊंगा। जब मैं बैठा होता हूँ तो एक उस टाइम पार्टी की से बात चल रही होती है, डील हो रही है, अगर वो किसी ने एक सेकंड बंद कर दिया पार्टी उठ के चली जाती है। और आज तक भी बेटर होने, हम अपनी बात करो, कोई पार्टी मीटिंग हमने करी है, होती है ना जब हम एक आज क्लोजर होता है, हमने सेल होने नहीं दी। वेरी नाइस। सेल नहीं होने दी, सेल तो करके जाओगे, सेल आज ही हो। आज ही, कल नहीं। ये कॉन्फिडेंस ही अलग है। ये कॉन्फिडेंस मतलब इस बात पे कॉन्फिडेंस होना कि आज ही सेल होगी, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। 5 करोड़ का प्रोडक्ट सर हम सेल में दे देते हैं। सेल ले आज कचौड़ी खाने आ रखे होते हैं मेरे, जो देखते हैं वो देख रहे हैं, उनको पता है, तो उनको पता है वो कचौड़ी खाने, लोग देखेंगे। हाँ, जो कचौड़ी खाने आ रहे हैं उनको पता है बिन्नी ने सेम डे माल बेच दिया, और वो जब घर जा रहे थे बिन्नी जी हमको लेने नहीं आए थे। ठीक है सर, आप और आज खुश नहीं है वो कि भाई सेम डे कचौड़ी खाते खाते प्रॉपर्टी ले ली। चलो, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू बिन्नी जी, मजा आ गया आपसे बात करके। और मेरी एक विश है कि जिस दिन आप अपनी वाइफ को वो डिफेंडर गिफ्ट करोगे, उस दिन मैं वहां प्रेजेंट होना चाहिए। ये डेट जो है आपने मतलब हमें बुलाना जरूर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं जो कार डीलरशिप होगी वहां पर आपके साथ होना चाहता हूँ उस मोमेंट में जब आप डिफेंडर गिफ्ट करो। बिल्कुल सर, मेरी वाइफ का बहुत मोटिवेशन है सर। आज मैं जो बना हूँ मेरी वाइफ की वजह से बना हूँ, मेरी मदर की वजह से बना हूँ। ये दोनों फाइटर हैं सर, ये लेडीज तो हैं पर इनके अंदर एक जो है ना मैन दिखता है मुझे। ओके, जिनसे मैं, तो ये मोटिवेशन जो है आपकी, वो आपकी वाइफ और आपकी मदर की भी है। सर बहुत फाइटर लोग हैं सर ये। ओके, मैं 4-5 लाख रुपए नुकसान खाया तो गलती हो क्या होगा, टेंशन निकल लगो, फिर चलो खड़े हो जाओ, चलो। वेरी नाइस। वो आपको फैमिली सपोर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक फैमिली की सपोर्ट है, वो आपको आगे बढ़ने की तरफ ध्यान देती है, आपको पीछे नहीं रोकती। वेरी नाइस बिन्नी जी, मजा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच।